नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 1919 के अधिनियम के से लेकर संविधान के भाग 1 तक जितनी भी चीजें, उन सारी चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास आपकी आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो कोलकाता है, इस कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई वो किस अधिनियम के तहत की गई। तो याद रखना है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सबसे पहले जो कलकत्ता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो इसमें जो पहले न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम क्या है। तो याद रखना है, लॉर्ड एलिजा एम्पे। क्या नाम है इनका? लॉर्ड एलिजा एम्पे साहब जो है, लॉर्ड एलिजा एम्पे साहब को सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बनाकर भेजा था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और पहले न्यायाधीश कौन बने? तो लॉर्ड एलिजा एम्पे साहब बनाए गए। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया। अब बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी जो स्थापना है ना दोस्तों, ये तो 1937 में की गई। कब की गई? तो 1937 में की गई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो अगर आपसे अधिनियम या एक्ट पूछे ना दोस्तों, तो अधिनियम आपको बताना है 1935 का भारत शासन जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान लाया गया और इसकी स्थापना 1937 में की गई। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 का था और स्थापना 1937 में होती है। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। अब बात आती है कि केंद्र में जो द्वैध शासन लाया गया वो किस अधिनियम के तहत लाया गया। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था ना, इस 1935 में क्या किया गया, तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो बर्मा है इसको भारत से अलग किया गया। तो याद रखना है दोस्तों, बर्मा मतलब जो आज हम म्यांमार देश देखते हैं ना, इस म्यांमार को भारत से अलग कब किया गया। तो जो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसी के तहत जो बर्मा था इसको भारत से अलग किया गया। अब भारत शासन अधिनियम के आपके सामने तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना, भारत शासन अधिनियम 1935, बर्मा को भारत से अलग किया, भारत शासन अधिनियम 1935, और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी वो किसके तहत की गई थी, तो याद रखना है दोस्तों, 1919 का जो एक्ट था ना, इस 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया था। तो आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी के सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, दोनों अधिनियम इंपोर्टेंट है। तो उनके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछे ना 1895 में सबसे पहले संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अब यहां से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो किस किस ने अभी तक संविधान की मांग की थी उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ने देखा है 1895 में सबसे पहले आपके कौन आए, तो बाल गंगाधर जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में संविधान की मांग की। 1895 के बाद में दोस्तों हम 1922 में जैसे ही पूछे तो आपके जो महात्मा गांधी जी है ना, महात्मा गांधी जी ने भी संविधान की मांग की है। फिर 1922 के बाद में दोस्तों अपन कहां पहुंचे, तो 1924 में पहुंचते हैं और 1924 में एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने 1924 में संविधान की मांग की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 1924 के बाद हम 1934 में पहुंचते हैं दोस्तों, और 1934 में एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है एम एन रॉय। और एम एन रॉय साहब ने कब मांग की, तो 1934 में की। 1934 के बाद में 1936 में हम आते हैं दोस्तों, और 1936 में आपका जो जवाहरलाल नेहरू है, ये नेहरू जी ने आपकी मांग की है, नेहरू जी ने मांग की है। और 1938 में आपका कौन आती है, तो 1938 में जो आपका
कांग्रेस है, इसने संविधान की मांग की है। तो इतने लोग लगातार संविधान की मांग कर रहे थे अंग्रेजों से, तो इसीलिए जो अंग्रेज थे ना दोस्तों, इन्होंने क्या भेजा, तो इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। क्या भेजा? क्रिप्स मिशन भेजा भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए। और ये कब आया था? तो 1942 में आया था, 1942 में। लेकिन क्रिप्स मिशन का यहाँ पर बहिष्कार हो गया था। उसके बाद में 4 साल बाद 1946 में आपका क्या आता है? तो 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है दोस्तों, कैबिनेट मिशन आता है। और ये जो कैबिनेट मिशन है ना, इसका काम क्या था? तो इसका काम था संविधान सभा का गठन करना। और ये संविधान सभा क्या करेगी? तो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया संविधान की मांग किन किन के द्वारा की जा रही थी। तो ये इतने लोगों को आप डेट भी याद रखना है, सन भी याद रखना है और उनके नाम भी याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपका बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो मैंने आपको अभी क्या बताया, 1946 में आपका क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन का काम क्या था? तो कैबिनेट मिशन का काम था संविधान सभा का गठन करना। और यह संविधान सभा आगे चलकर क्या बनाएगी? तो भारत का संविधान बनाएगी, भारत का संविधान बनाएगी। अब दोस्तों जब कैबिनेट मिशन आया तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे। 3 सदस्य आपको कैसे याद रखना है? तो PAS मतलब पास आप याद रख लेना। तो P4 आपका क्या हो जाएगा? सर पेंटिक लॉरेंस हो जाएगा। A4 क्या हो जाएगा? AV अलेक्जेंडर हो जाएगा। और S4 क्या हो जाएगा? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। मतलब लॉर्ड एमरी नाम का जो सदस्य इसमें नहीं था, लॉर्ड एमरी इसमें नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पेंटिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर साहब और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये चीज आपको याद रखना है। और दोस्तों ये वही स्टेफोर्ड क्रिप्स साहब है जिनकी अध्यक्षता में 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था, लेकिन ये असफल हो गया था और बाद में इन्हें पुनः कैबिनेट मिशन का सदस्य बनाकर भारत में भेजा गया। तो ये 3 लोगों से कैबिनेट मिशन मिलकर बना था। कैबिनेट मिशन आता है, संविधान सभा का गठन करता है और ये संविधान सभा आपका संविधान का निर्माण शुरू करती है। अब जब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? अब जब कैबिनेट मिशन आया दोस्तों तो इसने ये बोल दिया कि भाई जो संविधान सभा बन रही है ना, इसमें टोटल 389 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए इसमें? तो 389 सदस्य इसमें होने चाहिए। अब दोस्तों ये जो 389 सदस्य है ना, ये 389 सदस्यों को भी इसने अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे इसने बोला कि इसमें से जो 292 सदस्य रहेंगे ना, वो तो सीधे सीधे जो ब्रिटिश प्रांत है, मतलब जो ब्रिटिश के अंदर में प्रांत है उनके रहेंगे। उनमें से जो 93 सदस्य रहेंगे ना दोस्तों, ये देशी रियासतों के रहेंगे, मतलब जो राजा रजवाड़े हैं वो उनके रहेंगे। और जो 4 क्षेत्र है ना दोस्तों, ये 4 जो सीटें हैं ये कमिश्नरी रहेगी। कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, इस कमिश्नरी क्षेत्र की 4 सीटें रहेगी। तो इस प्रकार से जो 389 सदस्य है उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य थे? 292, देशी रियासतों के 93 और कमिश्नरी कितने थे? तो 4 थे। अब दोस्तों जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ ना, तो ये 292 सीटें तो ये हो गई। और 4 जो आपकी कमिश्नरी है ना, इन पर ही चुनाव हुए। मतलब चुनाव कितनी सीटों पर हुए? तो 296 सीटों पर हुए। जो राजा रजवाड़े या देशी रियासतें थी ने, इन्होंने अपने को चुनाव से अलग रखा। इन्होंने बोला हम तो राजा है, हम तो अलग ही रहेंगे, बाकी आपको चुनाव करवाना है। तो ये 296 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से बनकर आता है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो अगर आपसे पूछे ना कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई, तो 9 दिसंबर 1946 को आपका भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई है। अब यहाँ पर एक दो चीजें और मैं आपको क्लियर करवा दूं दोस्तों कि ये 296 सदस्यों का जब चुनाव हुआ था, तो इस 296 सदस्यों में से आपका जो सामान्य सीटें थी ना दोस्तों, ये सामान्य सीटें कितनी थी? तो 213 आपका सामान्य सीटें थी। अगर आपसे पूछ रहे कि मुस्लिम लीग की सीटें कितनी थी, तो मुस्लिम लीग की संख्या आपका 79 सीटें थी। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों सिख की सीटें कितनी थी, तो सिख की सीटें आपकी 4 थी। अब जब चुनाव हुआ ना दोस्तों, तो सामान्य का मतलब जो 208 सीटें ना, ये 208 सीटें आपका कांग्रेस को प्राप्त होती है। कितनी? 208 सीटें। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त होती है? तो 79 में से 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है और सिख को 4 में से 4 सीटें प्राप्त होती है। जब मुस्लिम लीग को यहाँ पर 79 में से 73 सीटें प्राप्त होती है, तो मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करता है और बाद में जो मुस्लिम लीग थे ये आपके संविधान सभा से हट जाते हैं और आपके संविधान सभा में मात्र 299 सदस्य बच जाते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया
कि मुस्लिम लीग जब संविधान सभा से हट गए थे तो उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे, तो ये 299 सदस्य बच गए थे। तो देखो आप 389 टोटल सदस्य थे। मुस्लिम लीग जब संविधान सभा से अलग होता है तो यहाँ पर 299 सदस्य आपके संविधान सभा में बच जाता है। अब बात आती है दोस्तों, चुनाव हो गए, यहाँ पर सारा काम चल रहा है। अब आपका संविधान सभा की पहली बैठक होती है, वो कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और 9 दिसंबर 1946 को ये जो बैठक होती है ना, संविधान सभा की पहली बैठक, ये आपका कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। दिल्ली में होती है। अब कोई भी बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्षता करना जरूरी है। अब इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं ना दोस्तों, वो कौन बनाए जाते हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय अगर देखोगे ना तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। तो इन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि भाई अभी अपन चुनाव नहीं करवाते, अभी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर देते, तो अस्थायी अध्यक्ष कर देते, अस्थायी अध्यक्ष बना देते। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। इतने क्वेश्चन एक सिंपल यहां पर बनेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, जो संघ संविधान समिति है ना, इसके अध्यक्ष कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है, ये जवाहरलाल नेहरू को संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये चीज आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर करवा दूं कि 9 दिसंबर 1946 को आपका संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसमें जो आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे ना, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। लेकिन अगर आपसे पूछे इसके 2 दिन बाद आपका 11 दिसंबर को दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें जो आपके स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं ना दोस्तों, वो कौन बनाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है, ये राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। तो अगर आपसे पूछे संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर को, इसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अब दोस्तों 9 दिसंबर से 11 दिसंबर पर हम पहुंचे और 11 दिसंबर के 2 दिन बाद ही अपन पहुंचे 13 दिसंबर। और 13 दिसंबर की हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को आपका जो जवाहरलाल नेहरू है ना, ये जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं दोस्तों, तो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते। अगर आपसे पूछे उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। कब लेकर आए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव इनके द्वारा लाया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी जानते हो कि जब रियासतों का एकीकरण करने की बात आई थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया था, प्रांतों का एकीकरण किया था, इसीलिए प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था ना, ये चीज आपको याद रखना है। तो कौन थे, तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपकी प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है जो आपके भीमराव अंबेडकर साहब जो थे ना, ये भीमराव अंबेडकर साहब आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो एक तो इसमें अध्यक्ष थे जो कि भीमराव अंबेडकर साहब थे और इनके अलावा 6 और सदस्य थे। मतलब प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे दोस्तों, तो टोटल आपके 7 सदस्य थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो याद रखना है दोस्तों प्रारूप समिति का जो गठन है ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है दोस्तों, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे ना, ये भी कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मतलब प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हो गए, या आपसे पूछे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। अब यहाँ पर एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों
कि जब हम बात करें ना, देखिए संविधान सभा में 389 सदस्य थे और जिस प्रकार से आज हम आरक्षण की बात करते हैं उसी टाइम पर वहां पर भी उन्होंने ध्यान रखा है कि भैया यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो महिलाएं होगी ना, इनमें जो महिलाएं होगी वो महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या 15 थी। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो एससी है, ये एससी की संख्या कितनी होगी, 26 होगी। और अगर आपसे पूछे ना एसटी की संख्या कितनी थी, तो ये आपका याद रखना है दोस्तों 33 थी। तो अगर आपसे पूछे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी, 33 थी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि एकमात्र महिला जो कि देसी रियासतों का नेतृत्व कर रही थी, उनका नाम क्या है, तो याद रखना है दोस्तों एनी मस्करेन जो है, ये एनी मस्करेन जो है ये देसी रियासत का नेतृत्व करने वाली महिला थी। ये चीज आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे ना कि जो आपका संविधान सभा थी इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम क्या है, तो याद रखना है मुस्लिम महिला का नाम क्या था, तो बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो थी, ये एजाज रसूल जो थी ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि आपका संविधान सभा में शामिल थी। और देसी रियासतों का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी, तो एनी मस्करेन थी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, तो मैंने आपको बताया एक तो अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष की बात यहाँ पर हो ही गई है। इनके अलावा अन्य कितने सदस्य थे, तो इनके अलावा अन्य 6 और सदस्य थे। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन संविधान समिति के प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो प्रारूप समिति के अगर सदस्य देखे हुए तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। तो मतलब 1 और 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। अगला, संविधान पांडुलेखन समिति निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। देखो प्रारूप समिति पूछ ले, पांडुलेखन समिति पूछ ले या ड्राफ्ट कमेटी पूछ ले, ये सारे के सारे एक ही कमेटी है। और इसका जो इसका जो सदस्य था ना, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू कभी भी नहीं थे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। अगला, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया जो प्रारूप समिति बनी थी ये 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति, क्योंकि इसी के द्वारा पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, तो इसको आपको भूलना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, संविधान निर्मात्री परिषद या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो झंडा समिति है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, कई बार एग्जाम में पूछी गई समिति है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के भी स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और दूसरी बैठक में इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखो अब ये संविधान की कुछ इंपोर्टेंट समितियां है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये जो समितियां है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। संघ संविधान समिति कौन है, आपके जवाहरलाल नेहरू। नियम संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद है। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर है। अब देखो यहाँ पर मौलिक अधिकार आ गए। या अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति, दोनों के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन दोस्तों इनकी कुछ उप समितियां थी, जैसे मौलिक अधिकार की उप समिति JB कृपलानी साहब इसके अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक की उप समिति HC मुखर्जी साहब इनके अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको याद रखना है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये आपकी समितियां काम कर रही थी। देखो संविधान सभा जो है ये संविधान का निर्माण कर रही थी, सोच विचार काम कर रही थी। लेकिन इस संविधान को बनाने के लिए अलग अलग समितियों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। तो उसके अंतर्गत ये जो समितियां है ये काम कर रही थी संविधान के निर्माण में। तो इतनी सारी समितियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की प्रदान की गई है, तो याद रखना है दोस्तों जो संविधान की प्रस्तावना है ना, इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत के जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है ये कहाँ से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, यहाँ से भारत की प्रस्तावना शुरू होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब संशोधित कर जोड़ा गया? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये जो भारत की प्रस्तावना है ना, इसमें अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, एक तो आपका समाजवादी, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष और तीसरा आपका अखंडता। अखंडता, तो ये 3 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए, और सिर्फ एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये आपको याद रखना है, जो संविधान की प्रस्तावना है ना, इसमें स्पष्ट दिया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब यहाँ पर कोई धर्म भारत का नहीं है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर निवास करेंगे, सबको यहाँ पर बराबर का अधिकार है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? अब भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ का जो राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। मतलब जो यहाँ का जो राज्य का प्रमुख होता है ना, उसको निर्धारित अवधि के लिए जो जनता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया, ये भी गलत बात है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन है जिनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया कि एक शब्द समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और एक आपका अखंडता है। अखंडता है, 3 शब्द है, तो इसमें से 2 शब्द ऑप्शन नंबर सी में आपके आ रहे हैं, तो इनको याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? अब देखो, जब भी आप भारत की प्रस्तावना को पढ़ोगे ना, तो उसमें सबसे पहले सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, ये यहाँ पर आपको सीक्वेंस दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखो यहाँ पर भारत की उद्देशिका, यह प्रस्तावना आपके सामने है। क्या क्या क्वेश्चन इससे बनेंगे वो सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है, तो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, यहाँ से प्रस्तावना शुरू होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भैया ये बताओ कि जो आपकी प्रस्तावना है उसमें आपको कौन कौन से जो आपको न्याय दिए हुए हैं वो आपको बताना है। तो याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय आपको यहाँ पर प्रदान किए गए। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय दिए गए, तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता कौन कौन सी दी गई है, तो याद रखना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। तो न्याय कितने हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि आपके उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। न्याय कितने हैं? तो न्याय आपके 3 प्रकार के। शुरू कहां से होती है? तो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, यहां से आपका उद्देशिका या प्रस्तावना शुरू होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और याद रखना है एक और चीज, देखो यहाँ पर एक डेट दी हुई है 26 नवंबर 1949 को। देखो आपका जो संविधान है ना वो लागू भले आपका 1950 में हुआ, लेकिन याद रखना है जो संविधान सभा है ना इसने इसको बनाकर तैयार कर दिया था। संविधान सभा ने इसको 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया था, लेकिन देश को कब समर्पित किया? तो 26 जनवरी 1950 को इसको समर्पित किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान का निर्माण कार्य कब पूरा हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को ही पूरा हो गया था, और उसी दिन संविधान सभा ने इसको अपना लिया था। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? अब देखो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी चीज कहां से ली गई। तो अगर आपसे पूछे ना दोस्तों इंग्लैंड से क्या लिया, तो जो संघीय प्रणाली संसदीय प्रणाली है ना, संसदीय प्रणाली मतलब आपकी संसद कैसी होगी, उसमें लोकसभा, राज्यसभा होगी, तो ये संसद की प्रणाली अपन ने कहां से ली? तो इंग्लैंड से ली, इंग्लैंड से ली।
भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से निर्मित है? तो आयरिश या आयरलैंड से पूछे तो आपने जो नीति निर्देशक तत्व लिए ना दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहां से लिए? तो आयरलैंड से लिए, आयरलैंड से लिए। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है ना, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत संविधान में सबसे ज्यादा चीजें ली गई। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है, जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था ना दोस्तों, या बना था नहीं, उससे पहले जो संविधान या कानून चलता था ना, वो 1935 के एक्ट के तहत चलता था। लेकिन जैसे आपके संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया, तो इस 1935 के एक्ट में जितनी चीजें थी ना, वो तो अपन ने संविधान में रखी, उसके साथ अलग अलग देशों से चीजें लेकर अपन ने संविधान में रखी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें ली है ना, वो 1935 के अधिनियम से ली गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था के समान है? तो संघ की जो व्यवस्था है ना दोस्तों, ये संघ की व्यवस्था कनाडा के समान है। देखो यहाँ पर दोनों चीजें आपको याद रखना है। संसद की बात हो तो संसद की व्यवस्था आपका ब्रिटेन के समान है, ब्रिटेन के समान है। और संघ की व्यवस्था पूछे तो जो संघ की व्यवस्था है ना, ये कनाडा के समान है, कनाडा के समान है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली? अब ये जो समवर्ती सूची है ना दोस्तों, ये अपन ने कहां से ली? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, ये कहां से लिया? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, ये अपन ने कनाडा से ग्रहण किया, कनाडा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया? तो जो मौलिक कर्तव्य है ना दोस्तों, ये अपन ने कहां से लिए? तो ये अपन ने रूस से लिए, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए? तो अभी अपन ने डिस्कस किया था, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए कौन से देश का अनुसरण किया गया? तो मौलिक अधिकार अपन ने अमेरिका से लिए। अभी मैं एक बार फिर से सारी चीजें आपकी रिवीजन करवाऊंगा। अमेरिका से अपन ने मौलिक अधिकार लिए, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार कहां से लिया? तो याद रखना है दोस्तों, ये भी अपन ने कहां से लिया? अमेरिका से लिया, अमेरिका से लिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है, ये अपन ने कहां से लिया? तो ये अमेरिका से लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। अगला, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया? तो कानून के समान संरक्षण जो है, ये अपन ने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। अब देखो यहां पर दो क्वेश्चन पूछे जाएगा। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि कानून के समान कहां से लिया गया, कानून के समान या कानून के समान समता का जो अधिकार है, ये कहां से लिया? तो ये ब्रिटेन से लिया। और कानून के समान संरक्षण कहां से लिया? तो ये अमेरिका से लिया। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अलावा और अपन ने कहां से लिया? तो जो आपातकालीन उपबंध है ना, ये अपन ने जर्मनी से लिए, जर्मनी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो कल्पना है, ये कहां से की गई? तो नीति निर्देशक सिद्धांत फिर आ गए, तो ये आयरलैंड से लिए दोस्तों, आयरलैंड से लिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है, ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है, इसके बारे में चर्चा अपन ने आयरलैंड से की है, आयरलैंड के संविधान से लिया। अभी सब रिवीजन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है, ये अपन ने अमेरिका से लिया दोस्तों, अमेरिका से लिया। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अमेरिका से लिया अपन ने। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना है, ये अपन ने कहां से ली? तो स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, बंधुता हो गई, ये अपन ने फ्रांस से लिया, फ्रांस से लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के आधार पर कहां से लिया गया? तो कलेक्टर का जो पद है ना दोस्तों, ये अपन ने इंग्लैंड से लिया, इंग्लैंड से कलेक्टर का पद ग्रहण किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो याद रखना है, अमेरिका से अपन ने संघ की व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्याय पुनर्विलोकन, सबके सब सिद्धांत अपन ने अमेरिका से लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो मैंने आपको ये कहा कि सबसे गंभीर प्रभाव पूछे, सबसे ज्यादा चीजें पूछे, तो ये सारी की सारी चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया। इसीलिए भारत शासन अधिनियम को बोला जाता है कि सबसे ज्यादा या छोटा जो संविधान बोला जाता है वो भी इसको बोला जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 को। तो सबसे ज्यादा जो चीजें अपने को लिए वो अपन ने यहीं से लिए। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश से अपनाया? तो संघात्मक शासन प्रणाली अपन ने कनाडा से लिए दोस्तों, कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो आदर्श है ये फिर आ गया। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श अपन ने कहां से लिया दोस्तों? फ्रांस से लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखो यहाँ पर आपको जोड़ी मिलानी है। मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार अपन ने कहां से लिया? तो मौलिक अधिकार अपन ने कहां से लिया? तो अमेरिका से लिया, मतलब चौथा वाला पहला हो गया। नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहां से लिए? तो ये आयरलैंड से लिए, मतलब तीसरा हो गया। मंत्रिमंडल की जो सरकार है ये अपन ने कहां से ली? तो मंत्रिमंडल या संसद की बात करें ब्रिटेन से लिए। और केंद्र और राज्यों में संबंध क्या होगा? कनाडा से लिया। तो 4-3-1-2 आएगा, 4-3-1-2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वहां संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान को तैयार करने में गहरा प्रभाव है? तो फिर वही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे बड़ा मेन रोल इसने निभाया है भारत के संविधान को बनाने में, या फिर भारत के संविधान को अलग अलग चीजें उसमें शामिल करने में। भारत में राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो जो आपातकालीन शक्तियां है ना दोस्तों ये जर्मनी से ली गई, जर्मनी से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जर्मनी से अपन ने आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किया है। निम्नलिखित में से वहां एक मूल अधिकारिता जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो ये फिर वही क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत भारत का संविधान का निर्माण का जो विकसित हुआ है या निर्माण हुआ है, ये सबसे अहम भूमिका इसने यहाँ पर निभाई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? इसको पूरा करने से पहले अपने को देखना है कि अपने को याद क्या क्या रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते भैया जो अमेरिका है, इस अमेरिका से अपन ने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले तो याद रखना है दोस्तों जो आपके मूल अधिकार है ना, ये मूल अधिकार अपन ने कहां से लिए? तो जो मूल अधिकार है ये मूल अधिकार अपन ने अमेरिका से लिए। फिर दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों जो आपका उपराष्ट्रपति का पद है ना, ये उपराष्ट्रपति का पद भी अपन ने कहां से लिया? तो उपराष्ट्रपति का पद भी अपन ने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ना दोस्तों, ये महाभियोग का प्रावधान भी अपन ने कहां से लिया? तो ये भी अमेरिका से लिया, अमेरिका से लिया। फिर दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों जो 1935 का अधिनियम है ना, इस 1935 के अधिनियम से अपन ने क्या क्या चीजें ली? तो सबसे इंपोर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि जो आपातकालीन उपबंध है ना, ये इसका प्रावधान अपन ने 1935 के अधिनियम से भी लिया, बाद में और डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जो हम देखते हैं, ये लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है, ये लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी अपन ने कहां से लिया? 1935 के अधिनियम से लिया। और जो शक्तियों का वितरण है ना दोस्तों, शक्तियों का वितरण, ये शक्तियों का वितरण भी अपन ने कहां से लिया? तो ये भी आपका 1935 के अधिनियम से लिया गया। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। 1935 के अधिनियम के बाद में अपन चलते हैं दोस्तों कहां पर? तो आयरलैंड के संविधान से अपने को, सॉरी अपन ब्रिटेन के संविधान पर चलते हैं। ब्रिटेन के संविधान से अपन ने क्या क्या चीजें लिए? तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों जो संसदीय शासन प्रणाली है ना, ये संसदीय शासन प्रणाली अपन ने कहां से ली? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद की प्रणाली कैसी होगी, ये ब्रिटेन से अपन ने ली। फिर दोस्तों जो एकल नागरिकता है ना, एकल नागरिकता, ये एकल नागरिकता संबंधित प्रावधान जो है, ये एकल नागरिकता का प्रावधान भी अपन ने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। ये चीज भी आपको याद रखना है। और मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, ये मंत्रिमंडल की प्रणाली भी अपन ने कहां से ली? तो ये भी अपन ने ब्रिटेन से ली। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब अमेरिका के बाद, सॉरी अपन ब्रिटेन के बाद में दोस्तों अपन कहां चलते हैं? तो ब्रिटेन के बाद में अपन सीधे कहां चलते हैं? तो आयरलैंड पर चलते हैं।
कहाँ पर, आयरलैंड पर चलते हैं। और आयरलैंड से अपने को क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो याद रखना है दोस्तों जो आयरलैंड है ना, यहाँ से अपन ने क्या क्या चीजें लिए, तो आयरलैंड से अपन ने नीति निर्देशक तत्व लिए। नीति निर्देशक जो तत्व है, ये नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरलैंड से अपन ने नीति निर्देशक तत्व लिए। आयरलैंड के बाद में कलर चेंज करते हैं। आयरलैंड के बाद में दोस्तों अपन कहाँ चलते हैं, कनाडा। अब कनाडा से हम बात करते हैं कि भाई कनाडा से क्या लिया, तो याद रखना है दोस्तों जो केंद्र और वहां राज्यों में जो शक्तियों का वितरण है ना, केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का वितरण है, ये केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का संबंध है, ये सारी की सारी चीजें अपन ने कहां से ली, कनाडा से ली। कनाडा से ली, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जो आपका दक्षिण अफ्रीका है, इस दक्षिण अफ्रीका से अपन ने क्या लिया, तो दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों अपन ने जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है, ये संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली। फिर अपन से पूछे कि भाई ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या लिया दोस्तों, तो जो आपकी समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची अपन ने ऑस्ट्रेलिया से लिए। समवर्ती सूची, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में दोस्तों अपन कहाँ चलते हैं, तो जर्मनी का संविधान आता है आपका, और जर्मनी का जो संविधान है ना, वो अपन ने लिया है इसमें से क्या, तो आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, और ये आपातकालीन उपबंध का कुछ भाग अपन ने 1935 से लिया और कुछ भाग अपन ने जर्मनी से लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जो आपका रूस है, इस रूस से अपन ने क्या लिए, तो जो आपके मौलिक कर्तव्य है ना, ये मौलिक कर्तव्य अपन ने रूस से लिए दोस्तों। मौलिक कर्तव्य अपन ने कहां से लिए, तो रूस से लिए। ये चीज आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे ना कि फ्रांस से अपन ने क्या लिया, तो याद रखना है दोस्तों एकता का संबंध, एकता, उसके बाद में बंधुता, बंधुता, और आपका जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, ये सारे के सारे प्रावधान अपन ने फ्रांस से लिए। तो ये कुछ इंपोर्टेंट प्रावधान थे जो कि आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, इनको आपको रिवीजन करना है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है दोस्तों, तो 12 अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है। अब इसको मैं आपका एक बार पूरी चीजें आपकी क्लियर करवा देता हूं ताकि यहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। दोस्तों अपन बात करें कि जब आपका 26 जनवरी की हम बात करें, 26 जनवरी 1950 को जब आपका संविधान लागू हुआ था, तो उस समय जो भारत का संविधान था, इसमें कितनी अनुसूचियां थी, इसमें 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में अगर देखोगे दोस्तों, तो जो आपका वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हो गई, तो वर्तमान समय में आपकी 12 अनुसूचियां हो गई। मतलब अगर आपसे पूछे कितनी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, तो टोटल 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं, 12 अनुसूचियों को हमें याद रखना है, बाद में जो जोड़ी गई उन अनुसूचियों को भी हमें याद रखना है, और उनके जो संविधान संशोधन हुए उनको भी हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों, पहली अनुसूची की हम बात करें तो पहली अनुसूची में क्या बताया गया, तो भारत जो है ये भारत के संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया, संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया कुछ में, तो पहली अनुसूची में। जब दूसरी अनुसूची पर हम चलते हैं दोस्तों, तो दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया, तो वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित प्रावधान है, तो वेतन जो भत्तों से संबंधित प्रावधान है, ये दूसरी अनुसूची में। जब तीसरी अनुसूची पर हम चलते हैं दोस्तों, तो तीसरी अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान है, तो शपथ से संबंधित प्रावधान है दोस्तों, शपथ से संबंधित प्रावधान है। लेकिन ये तीसरी अनुसूची आपको क्यों याद रखनी है, अपन बात करें दोस्तों राष्ट्रपति की, किसकी बात करें, राष्ट्रपति की, हम बात करें उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, और हम बात करें राज्यपाल की, किसकी, राज्यपाल की। तो ये तीनों की जो शपथ है ना, इस तीनों की शपथ का प्रावधान हमें कहीं से कहां तक तीसरी अनुसूची में देखने को नहीं मिलता है। तो पहली अनुसूची में संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ से संबंधित प्रावधान, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं दिया गया है, उनका उल्लेख नहीं दिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर दोस्तों अपन कहां चलते हैं, तो सीधे अपन चलते कहां पर, तो सीधे अपन चलते उसके बाद में चौथी अनुसूची पर। चौथी अनुसूची में आपका क्या आएगा, तो जो राज्यसभा है ना, इस राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस प्रकार से होगा, ये चौथी अनुसूची में आएगा। पांचवी अनुसूची अगर आपसे पूछे तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, ये अनुसूचित
अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र है, या अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, जनजाति जो क्षेत्र है, इसमें जो आपका शासन का प्रावधान रहेगा, शासन का प्रावधान रहेगा वो कैसा रहेगा, ये 5वीं में दिया गया। 6ठी अनुसूची में जब हम चलते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है। एक तो इसमें असम, एक मेघालय राज्य आएगा, मेघालय राज्य आएगा, मेघालय राज्य आएगा, असम मेघालय, उसके बाद में त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो मिजोरम है ये मिजोरम हो जाएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्यों में जो आपका जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, इसमें जो शासन व्यवस्था रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, ये आपको 6ठी अनुसूची में दी गई। फिर बात करें दोस्तों 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में आपको क्या दिया गया, तो जो सूचियां है ना, इस सूचियों के बंटवारे के बारे में, या शक्तियों का बंटवारा, जैसे आपकी संघ सूची हो गई, संघ सूची हो गई, जैसे आपकी राज्य सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, और आपका समवर्ती सूची हो गई, ये सूचियों का, ये शक्तियों का जो बंटवारा है ये 7वीं अनुसूची में दिया गया, 7वीं अनुसूची में दिया गया। फिर दोस्तों अपन चलते हैं कहां पर, तो 8वीं अनुसूची में चलते हैं, 8वीं अनुसूची में, और इसमें किससे संबंधित प्रावधान है, तो भाषा से संबंधित प्रावधान है, भाषा से संबंधित या राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है दोस्तों, कि जब स्टार्टिंग में बात करें ना, तो स्टार्टिंग में जो राजभाषाएं थी वो टोटल कितनी थी, 14 थी, लेकिन वर्तमान में जो राजभाषा है उनकी संख्या कितनी हो गई, तो 22 हो गई। मतलब 14 के बाद में 22 तक जो बाद में जोड़ी गई राजभाषा है उनको अपने को याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, और इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, जो आप कैसे याद रखोगे, नमक से याद रखोगे। नमक से कैसे, तो पहली नाफ और नेपाली, नेपाली, फिर आपका याद रखना है मणिपुरी, 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 और फिर आपको याद रखना है कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी। तो ये सॉरी, अरे ठीक है, ये तो यहाँ पर गलत हो गया, इसको अपन थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं। सबसे पहला आपका जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था ना दोस्तों, इसके तहत आपकी एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम है सिंधी भाषा, सिंधी भाषा। तो ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 3 भाषा जोड़ी गई थी। फिर बाद में आपका 71वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1992 में, और इस 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद में आपका 92वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 2003 में, और इसके बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी गई जो आप याद रखोगे BDMS से। BDMS से कैसे, तो एक तो बोडो, बोडो, उसके बाद में डोंगरी, डोंगरी, उसके बाद में मैथाली, मैथाली, और आपका संथाली। कौन सी, संथाली। तो ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। मतलब स्टार्टिंग में 14 थी, 14 के बाद में आपकी 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17, 18, फिर आपका 19, उनके बाद में 20, उसके बाद में 21, और उसके बाद में 22। तो ये 8 अनुसूचियां, स्टार्टिंग में आपकी 8 अनुसूचियां थी। अब 8 के बाद में आपकी 9, 10, 11 और 12 जो अनुसूची है ये बाद में जोड़ी गई है। तो अब उसको अपन डिस्कस करते हैं कि भाई बाद में जोड़ी गई अनुसूची आपकी कौन कौन सी है। देखो 9वीं अनुसूची की हम बात करें तो 9वीं अनुसूची में हमें क्या प्रावधान देखने को मिलता है दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची में आपको भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है, भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। और ये कब जोड़ी गई, तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, संविधान का पहला संविधान संशोधन 1952 में, इसके तहत आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन, और इसमें भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है। क्या है, दल बदल है। और इसको कब जोड़ा गया, तो इसको याद रखना है दोस्तों, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 होता है, इसके तहत इसको जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985। उसके बाद में 11वीं जो अनुसूची है, इसमें क्या इसमें क्या है, तो याद रखना है दोस्तों, जो पंचायत है ना, ये पंचायत से संबंधित प्रावधान आपका 11वीं अनुसूची में है। और इसको कब जोड़ा गया, तो याद रखना है दोस्तों, इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में आपका क्या है, तो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। और इसको आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। तो ये आपकी टोटल 8 अनुसूचियां स्टार्टिंग में थी, उसके बाद में 4 और बाद में जोड़ी गई। तो वर्तमान समय में भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां है, वो आपकी मैंने पूरी की पूरी क्लियर करवा दी है। तो इनको आपको याद रखना है। अगला
निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। देखो कौन सी है जो नई नई जोड़ी गई है, तो पहले से ही 8वीं जो अनुसूची थी ये पहले से ही थी, इसको नया नहीं जोड़ा गया, बाद में 9वीं 10वीं और 11वीं जोड़ी गई, तो नई नई जोड़ी गई, तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यहाँ घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो याद रखना है दोस्तों, भारत का जो संविधान का आर्टिकल 1 है ना, इसमें बोला गया कि भारत और इंडिया राज्यों का एक संघ है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब ये चीज भी मैं आपकी यहाँ पर क्लियर करवा देता हूं ताकि आपका भाग 1 भी पूरा कंप्लीट हो जाए। देखो सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि संविधान का जो भाग 1 है, सॉरी एक दो चीजें आपकी क्लियर करवा देता हूं। अनुसूचियों की अपन ने बात कर ली, जो अनुसूचियां है ना दोस्तों, अनुसूचियां स्टार्टिंग में कितनी थी, तो स्टार्टिंग में 8 थी, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 12 है। संविधान में भाग कितने हैं, तो संविधान में भाग 22 ही थे, स्टार्टिंग से भी 22 ही थे। आर्टिकल कितने हैं दोस्तों, तो संविधान जब बना था ना उस समय आर्टिकल 395 थे, 395 थे, लेकिन आज अगर देखोगे ना दोस्तों तो 400 से भी ज्यादा आपके आर्टिकल यहाँ पर जुड़ गए बाद में संशोधन के तहत। तो स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल थे, लेकिन अब 400 से भी ज्यादा हो गए। भाग 22 थे तो 22 ही थे, अनुसूचियां 8 थी, लेकिन अब आपकी 12 हो गई। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां से ये चीजें आपको याद रखना है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करें ना कि जो संविधान का भाग 1 है, संविधान का भाग 1 है, इस संविधान के भाग 1 में अगर देखोगे तो आर्टिकल कितने आते हैं, तो आपका जो 1 से लेकर जो 4 तक आर्टिकल आते हैं ना दोस्तों, ये 1 से आर्टिकल 4 तक आपका किसमें आते हैं, तो ये आपका भाग 1 में आते हैं। भाग 1 का नाम क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य जो क्षेत्र है, ये संघ राज्य क्षेत्र आपका संविधान के भाग 1 का नाम है। इसमें 1 से लेकर 4 तक आपके आर्टिकल आते हैं। अब चारों आर्टिकल को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या चीजें उनके बारे में याद रखनी है वो मैं आपको एक बार क्लियर करवा देता हूं। देखो सबसे जो पहला आर्टिकल है ना दोस्तों, आर्टिकल 1 में यहाँ पर लिख देता हूं। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि जो भारत है ना, भारत, ये भारत और इंडिया इसके दो नाम है। क्या है, भारत और इंडिया क्या है, इसके दो नाम है। उसके बाद दूसरी बात इसमें ये लिखी गई कि जो भारत है ना, ये क्या है, तो ये राज्यों का संघ है। मतलब अब क्या होगा, सभी राज्य मिलकर क्या बना रहे, तो राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। इसी आर्टिकल में एक और बात की गई है दोस्तों कि कोई भी जो राज्य है ना, ये संघ से अलग नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 1 में ये बात की गई। फिर अपन चलते दोस्तों कहां पर, आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया कि जो नए राज्य ना, नए राज्य उनका प्रवेश, पहला तो यहां पर ध्यान देना शब्द को, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना की जो बात है ये आर्टिकल 2 में की गई। आर्टिकल 2 का मतलब ये है कि मान लो कोई भी देश पर भारत ने हमला कर दिया, उस देश का जो हमला है या उस देश से अपन ने जीत लिया है और उसका कुछ भूभाग अपन भारत में शामिल कर रहे हैं, तो वो हो गया नया राज्य, और उस नए राज्य की स्थापना करना, ये हो गया उसकी स्थापना। तो कोई भी भूभाग को भारत संघ में मिलाना, भारत संघ में प्रवेश करना और नए राज्य बनाना, ये आपका आर्टिकल 2 में बताया गया। फिर अपन बात करें दोस्तों आर्टिकल 3 की। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बड़ा होता है आर्टिकल 2 और 3 में। तो आर्टिकल 3 ये बोलता है कि नए राज्यों का गठन, उनका जो क्षेत्र या सीमा है, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन, ये सब किसके तहत होगा, तो ये आर्टिकल 3 के तहत होगा। अब देखो नए राज्यों का प्रवेश मतलब बाहर से प्रवेश अंदर करवा रहे हो, नए राज्यों की स्थापना मतलब नया राज्य स्थापित कर रहे हो, तो ये दोनों आर्टिकल 2 में है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में भारत में राज्य है, उनसे अलग राज्य बनाना, उनका नाम बदलना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, ये सब बात आर्टिकल 3 में की गई है। और फिर आपका आर्टिकल 4 आता है दोस्तों। आर्टिकल 4 क्या बात कहता है कि मान लो आपको आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में कोई भी परिवर्तन करना है, तो वो काम कौन कर देगा, तो वो आर्टिकल 4 कर देगा। इसके लिए आपको 368 जिसमें संविधान संशोधन है, तो वो संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर एक चीज अपने को समझ में आ रही है कि अगर भारत में कोई भी नया राज्य बना रहे, उसकी क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर रहे या उसका गठन कर रहे, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल 4 के तहत अपन कर सकते हैं। या फिर कोई भी नया राज्य
प्रवेश करवा रहा है, स्थापना करवा रहा है, तो ये नए आर्टिकल 4 के तहत करवा सकते हैं। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सब जो काम है ना, ये करने का अधिकार किसके पास है? तो ये सब काम करने का अधिकार संसद के पास है, संसद के पास है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि भारत में नया राज्य बनाना, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना, ये सबका अधिकार किसके पास है? तो ये सब अधिकार संसद के पास है। संसद में आपका राष्ट्रपति आता है, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। अगर इन तीनों से आपके बिल पारित हो जाते हैं तो फिर ये नया राज्य बन सकता है, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन हो सकता है, नाम में परिवर्तन हो सकता है। तो ये आपका संविधान का भाग 1 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके संभवतः हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा हो तो आगे 1-2 क्लास और लेकर आऊंगा, पूरा संविधान इसी प्रकार से अपन खत्म कर देंगे। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मेरा टेलीग्राम चैनल है, राघव सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड सारी पीडीएफ नोट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।